किस्मत की बात, राफा नडाल किस्मत वाले थे। वो सारी गेंदें अंदर मारते, सामने वाला बाहर। कैसी बदकिस्मती नहीं, वो किस्मत नहीं, घंटों घंटों की ट्रेनिंग थी। इसीलिए मैं कहता हूँ, खेल में किस्मत। डे ला फुएंते ये स्पेन की उस टीम के कोच हैं जो फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची, और इस क्लिप में वो कह रहे हैं कि खेल में वो किस्मत पर ज्यादा यकीन नहीं करते। असली बात है अभ्यास, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, और वो घंटों घंटों की मेहनत जो सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने के लिए लगती है। इतने बड़े करियर के बाद ये फर्क वो किसी से भी बेहतर समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे। ये तो सपना भी नहीं था, क्योंकि मैंने कभी इसका सपना तक नहीं देखा। मैं बहुत व्यावहारिक इंसान हूँ, एक एक दिन जीता हूँ और खुद से आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज जो किया, कल उससे बेहतर बनना चाहता हूँ, और इसी तरह, और आगे और आगे, और यही जो और आगे और आगे है। यहाँ वो एक सोच के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेन की इतनी बड़ी नौकरी मिलेगी। ये ख्याल कभी उनके मन में आया ही नहीं। वो तो जैसे एक सपना था, उनके पास बस एक सीधी सादी जिद थी। आज कल से थोड़ा बेहतर बनो, कल आज से थोड़ा बेहतर, फिर सुबह उठकर वही दोहराओ। बार बार यही चीज आपको आखिरकार वहां पहुंचाती है जहां आप जाना चाहते हैं। मुझे स्टीवन बार्टलेट की एक बात याद आती है, जो मशहूर पॉडकास्ट डायरी ऑफ द सीईओ चलाते हैं। पिछले साल के आखिर में सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने ये कहा, और मैं वहां खुद मौजूद था। बाकी दुनिया उन बड़ी शानदार चीजों पर ध्यान लगाती है जो वो करना चाहती है पर कभी कर नहीं पाती। हम उन 0.1% सुधारों पर ध्यान देते हैं जो हमारे ठीक सामने पड़े होते हैं। झुककर उन्हें उठाना हमारी शान के खिलाफ नहीं, बल्कि हर दिन यही करना है। ये सुनकर मुझे वही बात याद आई। 15 साल की उम्र तक मेरा कोई कोच नहीं था। ये हम सब थे, सिर्फ मैं नहीं, हमारा पूरा माहौल। हम सब जो खेल को समर्पित थे, हम खुद पर पूरा काबू रखते थे। हम सख्त थे। गली में खेलना भयानक था, दीवार के सामने, बार के सामने, और हमारे खेल घंटों चलते। 10-12 की उम्र में आप 18 साल वालों से खेलते, तब कोई शिकायत नहीं होती। कोई आकर आपको जोर से मारता, गिरा देता, और आपको उठना ही पड़ता, क्योंकि शिकायत करो तो अगले दिन खेलने नहीं देते। तो यहीं से शुरुआत हुई। यही वो शक्ति बनी है ना। वो कह रहे हैं, शुरू में खेलने को कुछ था ही नहीं, आप दीवार के सामने खेलते थे। फिर 10-12 साल की उम्र में 18 साल के लड़कों के साथ खेलना, जो आते और आपको धक्का देकर जमीन पर गिरा देते, एक तरह से दबंगी करते, और आपको बस उठकर खेलते रहना है। क्योंकि अगर आपने शिकायत की तो अगली बार खेलने के लिए चुने ही नहीं जाओगे। तो गिरो, उठो और मुंह बंद रखो, चाहे उस पल वो कितना भी नाइंसाफ या तकलीफदेह क्यों ना लगे। फैशन की तरफ जाना, जो एक वक्त आपके परिवार का काम था। हाँ, क्योंकि जब मैंने फुटबॉल छोड़ी तो यकीन नहीं था कि कोच बनना है। मैंने बहुत अचानक फुटबॉल छोड़ी, कहा कि एक ही दिन में संन्यास ले लूंगा, और नहीं पता था आगे क्या करूंगा। करियर खत्म किया, और चूंकि पारिवारिक कारोबार था और मुझे फैशन बहुत पसंद था, एक पल के लिए सोचा कि उसी दुनिया में रम जाऊं। पर फिर जिंदगी के हालात की वजह से, एक साथी की बदौलत मैं फुटबॉल में लौट आया, और आज तक कदम कदम अलग अलग पड़ावों से गुजरते हुए मुझे लगा ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और हम आज भी इसी में लगे हैं। फिर वही लय वाली बात, बेहतर होते जाना, बेहतर, बेहतर, और अच्छा लगते जाना। अच्छा अच्छा, वो हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं, मैं तो बस एक एक दिन पर काम करता हूँ। वही बात जो हमने अभी की, और ये भी दिलचस्प है कि वो फुटबॉल की दुनिया में लौटे ही नहीं थे, क्योंकि वो अपने परिवार के फैशन के कारोबार में जुड़ने की सोच रहे थे, जो उनके दूसरे शौकों में से एक है। शानदार। उनकी इस यात्रा की बहुत खूबसूरत झलक
अब मैं जिस बात पर ध्यान देना चाहता हूँ वो शायद बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे। एक दौर ऐसा भी था जब वो लंबे समय तक बेरोजगार रहे। चलिए ये क्लिप चलाते हैं। तब से 18 महीने बेरोजगार, क्या ये कहेंगे कि ये आपका सबसे कठिन दौर था, कोच के तौर पर और इंसान के तौर पर? हाँ, हाँ, हाँ। 18 महीने बिना काम, 3 बच्चों के साथ, महीने दर महीने बीतते देखना, 1 साल गुजर जाता है और बेरोजगारी भत्ता अब खत्म होने को है। और सबसे बढ़कर मैं खुद को कोचिंग की दुनिया से बाहर पाता था और अंदर आने का कोई रास्ता नहीं। वो बहुत मुश्किल दौर था जिसका मैंने और सीखने में पहले से ज्यादा घूमने में फायदा उठाया। पूरे स्पेन में घूमा, सारे कोचों के खेल देखे, जानकारी जुटाई, फिर कुछ हालात बने। एक खबर, एक इश्तिहार, यकीन नहीं होता, बस 2 लाइनें थी, राष्ट्रीय टीम की निचली श्रेणियां कोच ढूंढ रही है। और तभी मेरे अंदर बत्ती जली। किसी और हालात में शायद अखबार पढ़कर छोड़ देता, पर मैं कैथोलिक हूं और मुझे आस्था है। मेरा मानना है चीजें इत्तेफाक से नहीं होती, और वो मेरे लिए फोन करने का इशारा था। और बस इतना ही। डे ला फुएंते बेरोजगार थे, 18 महीने बिना काम के, घर पर 3 बच्चे और बेरोजगारी भत्ता कम होते होते खत्म होने को था। कोचिंग में वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और तभी उन्हें एक छोटा सा इश्तिहार दिखता है, जैसे अखबार के वर्गीकृत कॉलम में। यहीं उनकी आस्था की एक झलक मिलती है, उनका गहरा यकीन कि चीजें यूं ही इत्तेफाक से नहीं होती, कि कभी कभी आपको कुछ करने का कोई इशारा मिलता है। कभी कभी मौके आपके सामने आते हैं और उनके मुताबिक उनके करियर में जो कुछ हुआ उसमें बहुत कुछ ईश्वर की कृपा है। हाँ, पर वो पहले से जानते हैं। कोई दफ्तर में आकर कहता है, बॉस, मैंने देख लिया। मैं पूछता हूँ, अच्छा या बुरा? वो कहता है, अच्छा नहीं। मैं कहता हूँ, मुझे जानना ही नहीं, बस बात यही खत्म। स्कॉटलैंड वाले मैच की रात। बात यह है कि पहले वो सब कुछ पढ़ते, देखते और सुनते थे, और एक वक्त पर उन्होंने ये करना बंद कर दिया ताकि वो अपने फैसले खुद ले सकें, बेझिझक। इससे मुझे वो दूसरा वीडियो याद आता है जो हमने थॉमस टुखेल पर बनाया था, इंग्लैंड के कोच जो टीम के बारे में दूसरों की बातें पढ़ना देखना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें अपनी सूझ पर भरोसा है। वो अजनबियों की राय पढ़ने के बजाय अपनी टीम और कोचिंग स्टाफ के साथ काम करना चाहते हैं। अगर उनसे कोई गलती होनी है तो वो चाहते हैं कि वो उनकी अपनी गलती हो, उस पर किसी बाहरी आवाज का असर न हो। आपने 2 बातें शुरू से आखिर तक थामे रखी। एक थी परिवार और दूसरी थी पहले वाले, यानी युवा खिलाड़ी। ये संदेश शुरुआत से ही थे। पर फुटबॉल से परे, अब जब हम इतिहास रचने के करीब हैं, आने वाले सालों में एक कोच के तौर पर आपको सबसे ज्यादा गर्व किस बात पर होगा? आपकी विरासत क्या होगी? परिवार और वही पहले वाले? हाँ अंतोनियो, जब मैं आया था तो मैंने आपसे कहा था कि मेरी एक खास ताकत यही है, इन युवा खिलाड़ियों को जानना, जो मुझे बहुत अहम लगता है। बाकी स्टाफ और दूसरे कोचों की तरह मैं भी काम करता हूं, पर मैं क्यों? क्योंकि हमने इनके साथ लंबे समय तक काम किया है, और स्पेनिश फुटबॉल के आज और आने वाले कल को हमने जितना जाना है उतना शायद ही किसी ने जाना हो। सीनियर टीम से पहले डे ला फुएंते ने सालों फेडरेशन के युवा ढांचे में बिताए, अलग अलग उम्र के वर्गों से गुजरते हुए अंडर 19 और अंडर 21 में यूरोपियन खिताब जीतते हुए। बात याद रखिए, क्योंकि अंडर 21 वाली बात पर हम थोड़ी देर में लौटेंगे, और टोक्यो में ओलंपिक का रजत पदक भी जीता। वो कहते हैं कि उनकी ताकत हमेशा कच्चे माल को जानना रही। इन खिलाड़ियों के साथ इतने लंबे समय तक काम करना कि स्पेनिश फुटबॉल की नींव और उसकी पूरी संभावना उन्हें अच्छी तरह पता थी। सिर्फ सबसे ऊपर वाले खिलाड़ी नहीं, बल्कि वो भी जो नीचे से सिस्टम में ऊपर उठ रहे हैं। मुझे थोड़ा जापान का सिस्टम याद आता है, जहां हर एक फुटबॉल खिलाड़ी पर नजर रखी जाती है। ये नहीं कह रहे कि वैसा ही हो रहा था, पर मैदान की उस गहराई में रहने ने उन्हें शायद किसी से भी बेहतर तैयार किया, ताकि वो ये अनुभव, ये समझ पूरे देश की संभावना पर ये एक्सरे जैसी नजर लेकर आखिरकार
उस बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचे। हमारे देश में और खेल में, खासकर फुटबॉल में, हम हमेशा सिर ऊंचा करके चले हैं और हमने कामयाबियां हासिल की हैं और आगे भी जरूर करेंगे। 2022 में जब मैंने राष्ट्रीय टीम की कमान संभाली तो पेश होते वक्त मैंने कहा था कि मैं 2010 वाली भावना को फिर से जगाना चाहूंगा, जब पूरा स्पेन स्पेनी होने पर गर्व महसूस करता था। वो एकता, वो जुड़ाव हर फैन के बीच, चाहे बड़े हों या छोटे, वो लोग भी जो सिर्फ इसलिए गर्व महसूस करते थे क्योंकि राष्ट्रीय टीम जीती थी। गौर कीजिए वो क्या कहते हैं। जब उन्हें ये नौकरी मिली तो उन्होंने कहा कि वो देश को फिर से वैसे ही जोड़ना चाहते हैं जैसा 2010 में महसूस हुआ था। देखिए, वो किसी ट्रॉफी का नाम नहीं ले रहे, किसी टूर्नामेंट का नहीं। वो बस ये कह रहे हैं कि जैसे उस पल ने पूरे देश को एक कर दिया था, कट्टर फुटबॉल फैंस को भी और उन आम लोगों को भी जो शायद ही इसे देखते हैं। वही सोच उन्हें आगे बढ़ा रही है और इस बार भी आपको वही जज्बा दिखेगा, इस साझा गर्व, इस महत्वाकांक्षा, इस जूझने के पीछे देश को एक करने की चाह, और यहाँ तक कि वो वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच गए हैं। खिताब जीतने से परे, जो जाहिर है महीनों की पर्दे के पीछे की मेहनत को चमक देता है, पर सबसे ज्यादा संतोष इस बात का है कि हम एक विचार के प्रति वफादार रहे। जो रास्ता हमने तय किया, जिस तरह तय किया, ताकि एक बहुत मुश्किल फाइनल में उन बड़े हरीफों के सामने चैंपियन बनने के मौके के साथ पहुंच सके जिन्हें पूरे टूर्नामेंट में हमें हराना पड़ा। अगली क्लिप ज्यादा नहीं है, यूरो 2024 जीतने के बाद की, और उनकी आवाज में आपको एक अलग ही आत्मविश्वास सुनाई देगा। खिताब से परे, जो जाहिर है सबसे बड़ा इनाम है, यहाँ वो उस संतोष की बात कर रहे हैं जो अपने विचार के प्रति, अपनी पूरी रणनीति और तय किए रास्ते के प्रति वफादार रहने से मिलता है। और बहुत मुश्किल टूर्नामेंट और बहुत मुश्किल फाइनल के बावजूद आखिर में वो इसे पार ले ही गए। मैं बताऊं, कल आप खबरों में थे और मेरी सैलून की मेकअप की साथियों ने मुझसे कहा बाल वाली तो थोड़ा कम, पर वो ध्यान से देख रही थी और बोली कि कल आपने सबको हैरान कर दिया कि कोच कितने फिट हैं। कोच अपना ख्याल कैसे रखते हैं इस परिपक्वता के सफर में, जिसमें आप कहते हैं कि आप कई चीजों में बदले हैं, यहाँ तक कि कभी-कभी उपवास भी रखते हैं। स्पेन की टीम के कोच अभी निजी तौर पर किस मुकाम पर हैं? तो अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दौर में और कई मायनों में, हर पहलू में, खासकर परिपक्वता के लिहाज से, जो बहुत अहम है। ये जानना कि आप क्या चाहते हैं, हर हालात को संभालना और जो आप हैं उसके कद पर खरा उतरना। वो कैसे इंसान है, जाहिर है उन्होंने जिंदगी में मुश्किल दौर देखे हैं, वही बेरोजगारी का वक्त भी जब उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होगा, पर अब उनमें एक संतोष और सुकून है। वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और नौकरी चाहे कुछ भी सामने लाए, वो अपने लिए डटकर खड़े रहना जानते हैं। और ये आपको उनके बोलने और उठने बैठने के अंदाज में भी झलकता दिखेगा। मेरी टीम, मेरा देश, मैं खुश हूँ, मैं हमेशा से खुश रहा हूँ। आपने मुझे कई बार ये कहते सुना होगा, जब मुझे अंडर 19 मिली मैं खुश था, जब अंडर 21 मिली तब भी खुश, कभी कभी थोड़ा कम खुश, पर कुल मिलाकर हमेशा खुश। एक वक्त था जब आपको उस पहचान की जरूरत महसूस होती है जो आगे चलकर मिलती है, पर थोड़ा प्यार चाहना भी जायज है। वो मुझे हमेशा मिला, पर सच है कि कभी कभी थोड़ा और चाहते हो। मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, खुशकिस्मती से वो मुझे मिला। अभी मैं संतोष, पहचान, प्यार और समर्थन से भरा हुआ हूँ। अगर मैं इससे ज्यादा मांगू तो नाइंसाफी होगी, और मैं नहीं मांगता, मैं खुश हूँ क्योंकि जो मैं चाहता हूँ सब मेरे पास है। तो यहाँ दो बातें मैं उभारना चाहता हूँ। पहली, वो कहते हैं जब मैं अंडर 21 को कोच कर रहा था तब भी मैं खुश था और अब भी खुश हूँ। ये बात मन में
उतार लेने लायक है, क्योंकि अक्सर हम इस सोच में फंस जाते हैं, और कुछ और इंटरव्यू भी हैं जो मैं दूसरे वीडियो में दिखाता हूं कि हम तभी खुश होंगे जब कुछ हासिल करेंगे या जब किसी खास मुकाम पर पहुंचेंगे, तभी जब वो राष्ट्रीय टीम को कोच करेंगे। पर उनकी बात पकड़िए, मैं अंडर 21 को कोच करते हुए खुश था, अब स्पेन की राष्ट्रीय टीम को कोच करते हुए खुश हूं, और कल अगर मैं इंटर मायामी या किसी और को कोच कर रहा होऊंगा तब भी खुश रहूंगा। यानी अपने पूरे करियर में जहां भी रहे, संतोष का अभ्यास करना, वही रोज का सुकून और रोज खुद को बेहतर बनाना, बिना किसी दूर के लक्ष्य पर हद से ज्यादा टिके रहे, यही शायद उन्हें संतुलित रखता है। यही वो ये भी मानते हैं, इतने संयमित और गरिमामय इंसान होते हुए भी, कि लोगों का प्यार और परवाह पाना अच्छा लगता है, और अभी वो ये महसूस कर रहे हैं एक बहुत खुशहाल जगह पर हैं। तो ये है लुइस डे ला फुएंते का सफर, एक ऐसे कस्बे में पला बढ़ा लड़का जिसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, जिसने अपने संघर्ष झेले और जो आस्था में गहरा यकीन रखता है। मुझे 3 बातें खास लगती हैं। पहली, उनका साफ यकीन कि आपको अपनी ताकत यूं ही किस्मत के हवाले नहीं कर देनी चाहिए। वो अपनी मर्जी और मेहनत पर यकीन करते हैं। अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। खुद को अपने हुनर में इतना झोंक दो कि किस्मत की भूमिका ना के बराबर रह जाए। दूसरी, जहां भी हो वहीं संतोष और खुशी का अभ्यास करना। चाहे आप किसी स्कूल टीम को कोच कर रहे हों या राष्ट्रीय टीम को, जिंदगी के जिस दौर में अभी हैं, उसी में संतोष का अभ्यास जरूरी है। वरना जो चीज आप बहुत चाहते हैं वो मिल भी जाए तो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने संतोष की वो आदत कभी सीखी ही नहीं। और तीसरी, जो बहुत अहम है, बेहतर बनने की कोशिश करना, पर खुद पर कम समय में बहुत कुछ कर दिखाने का पागलपन भरा दबाव न डालना। बार बार हम उन्हें यही कहते सुनते हैं कि मैंने कोई चीज चुनी और बस बेहतर होता गया, बेहतर होता गया। यही धीरे धीरे का सिद्धांत हमें चक्रवृद्धि की तरह आगे बढ़ाता है, पर यही असली चुनौती भी है। ये सब हमने एक प्रोडक्ट की मदद से किया जिसे हमने बनाया है, नाम है स्किम। ये आपको किसी भी लंबे कंटेंट को खोलकर समझने में मदद करता है। और अगर आप हमारा क्रोम एक्सटेंशन skim+/Chrome से ले लें, तो आप ये YouTube के किसी भी वीडियो के लिए कर सकते हैं। मुझे अपनी राय और सुझाव बताइए, और ये भी कि आप किन और हस्तियों पर देखना चाहेंगे। And let me know if there's any other personalities that you'd like us to cover next.